हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके ही अपने चैनल एस के चावड़ा क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10th का भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का पहला, जिसके अंदर मैंने इसमें पहला पार्ट बना रहा हूँ, जिसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। तो इसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। ये जो आपको मिल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग से जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये जो कुल अंक है आपके 4 हैं। इस अध्याय से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक होगा 1 नंबर का और एक होगा 3 नंबर का। तो देरी न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें पोषण कि पोषण क्या होता है। पोषण वह विधि है जिनके द्वारा, ठीक है, पोषण वह विधि है जिनके द्वारा सजीव आवश्यक वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सजीव अपनी आवश्यक वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम पोषण कहेंगे। तो आपको बात पता चल गई होगी पोषण क्या होता है। अब बात करते हैं संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हों। तो देखो यहाँ पे वर्ड आया है पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? खनिज लवण है, विटामिन है, जल है, ये जो है ये सब जितने भी हैं ये अपने क्या है, पोषक तत्व होते हैं। यदि संतुलित भोजन में सभी आवश्यक तत्व यदि उपस्थित होते हैं, अपने पास पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, संतुलित भोजन। अब हम पढ़ते हैं संतुलित आहार के गुण। अब आहार क्या होता है? आहार का मतलब होता है फूड, मतलब भोजन होता है। आहार का मतलब ही क्या होता है, भोजन। तो इसके गुण है 4, गुणों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है। संतुलित आहार क्या करता है, शरीर को मजबूत बनाता है। दूसरा, रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद थर्ड है, दिमाग को तेज एवं स्वस्थ बनाता है। ठीक है, क्या करता है, दिमाग को तेज व स्वस्थ बनाता है। चौथा है, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। आप देखो संतुलित आहार में क्या होने चाहिए, सभी जो पोषक तत्व हैं वो क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। तो ये हमने बात कर ली संतुलित आहार के गुणों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके आगे कुपोषण के बारे में। अब कुपोषण क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं और उनके होने वाले रोग। तो कुपोषण क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं कि लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, कुपोषण कहते हैं। कुपोषण इसमें 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। वापिस से सुन लीजिए आप, कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विटामिन ए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन कुपोषण से होने वाला जो रोग है, उसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारा है विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है उससे जो कमी से जो होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है, आप सभी जानते हो, रतौंधी। अब रोग के लक्षण हम पता कैसे लगा सकते हैं, कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। क्या होता है, कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। उसके बाद में है आपका विटामिन बी, जिसे B1 या थायमिन भी बोलते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना। अब इस कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से या थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है अपने पास बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी। अब इसके जो रोग और लक्षण हैं वो क्या है, हृदय की जो धड़कन है वो क्या होती है, कम, और पेशियां और तंत्रिका क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब है राइबोफ्लाविन, इसे हम क्या बोलते हैं, B2।
ठीक है, विटामिन जो है वो B2 है। अब इसमें क्या होता है, कमी से होने वाला रोग, राइबोफ्लेविनोसिस। क्या होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। अब इसके रोग के लक्षण, मुंह के किनारों और होठ की त्वचा क्या होती है, यहाँ पे फटने लगती है। अब हम बात करते हैं नियासिन। विटामिन कौन सा है इसमें, नियासिन, जिसे हम B3 भी कहते हैं। अब नियासिन जो अपने पास B3 है विटामिन, इससे कमी से कौन सा रोग हो जाता है, प्लेग्रा। कौन सा रोग हो जाता है उत्पन्न, प्लेग्रा रोग उत्पन्न हो जाता है। अब रोग के लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण जो है उसके अंदर जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ बनना। क्या होना, जीभ व त्वचा पर क्या बनना, पपड़ियाँ बनना। उसके बाद है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। अब एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, जिसे विटामिन C भी बोलते हैं। अब इस कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है, स्क्रिवी। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। इसमें रोग के लक्षण क्या है, मसूड़ में खून आना, त्वचा में चकत्ते बनना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला विटामिन D, कैल्सीफ्रॉल। अभी कैल्सीफ्रॉल जो विटामिन D है, उससे कमी से जो होने वाला रोग है वो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे रिकेटस। कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, रिकेटस। अब रोग के लक्षण क्या है, पैरों की जो हड्डियाँ होती है वो क्या कर देती है, मुड़ जाती है, और घुटने अपने जो हैं वो क्या आते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो ये तो बात हम निकाली विटामिन के बारे में, उनकी रोगों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में। ठीक है, आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, एक तो होता है इसके अंदर क्वासियोरकोर, और एक होता है इसके अंदर मेरमस रोग। अब मेरमस रोग और क्वासियोरकोर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं क्वासियोरकोर रोग के ऊपर। तो क्वासियोरकोर रोग क्या होता है, क्वासियोरकोर बचपन में होने वाले, क्या होता है, क्वासियोरकोर बचपन में होने वाले गंभीर रूप है। ये कैसा रूप है, क्वासियोरकोर बचपन में होने वाले कुपोषण का क्या है, गंभीर रूप है। क्वासियोरकोर में बच्चों जो थे उसमें क्या आती है, सूजन आ जाती है, बच्चों में क्या आ जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। अब सूजन तो आती है, इसमें लक्षण क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि इसे क्वासियोरकोर रोग है। इसमें भूख क्या हो जाती है, मर जाती है। मरने का मतलब है उसको भूख लगती नहीं है, और खाने में मुश्किल लगती है। भाई खाता है तो उसकी क्या आती है, मुश्किल लगती है। प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, इसमें भूख मर जाती है, खाने में मुश्किल लगती है, और प्रत्यक्ष रक्षा तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद खून में शक्कर की कमी हो जाती है। खून में क्या जाती है, वहाँ पे शुगर की कमी हो जाती है, शक्कर की कमी हो जाती है, और शरीर में तापमान कम हो जाता है। और इस कमी से, एक ही कमी से हो जाती है, इससे क्या होता है, रोशनी कम हो जाती है। ठीक है। अब इसका जो उपचार है वो क्या है, हम 2 घंटों के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ खिलाना चाहिए, जैसे दाल है, चावल है, अंडा है, दूध है, अनाज से बना दलिया है। ठीक है। अब विटामिन A B C D युक्त चीज़ें आहार में ज़रूर होनी चाहिए। जो हम भोजन करते हैं उसमें विटामिन A B C D ये युक्त चीज़ें आहार होनी ज़रूरी चाहिए। ऐसे आहार देने की ज़रूरत होती है जिसमें ऊर्जा और प्रोटीन काफ़ी हो, और जो आसानी से क्या करें, पच सके। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हमने बात कर ली क्वासियोरकोर के रोग के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो सेकंड रोग है वो अपने पास क्या यहाँ पे है, मेरस्मस रोग। अब मेरस्मस रोग क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। जब प्रोटीन के साथ पोषण में प्राप्त ऊर्जा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो शरीर सूख कर क्या करता है, ये सब शरीर सूख कर दुबला हो जाता है। आंखें क्या होती है, क्रांतिहीन व अंदर की तरफ क्या करती है, धस जाती है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मेरस्मस रोग कहते हैं। ठीक है। अब हम
इसके अंदर हमने 2 कुपोषण पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं खनिज कुपोषण। तो खनिज कुपोषण की कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। खनिज कुपोषण से कमी से शरीर में कई प्रकार के क्या हो जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लौह तत्व रुधिर को हीमोग्लोबिन का भाग होता है। लौह तत्व जो होता है रुधिर का क्या होता है, हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इस कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और जो अपने पास जो रोग उत्पन्न जाता है वो कौन सा होता है, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। अब हम ये तो बातें कर ली हमने कुपोषण की तीनों। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके अंदर बढ़ते हैं, वो है पीने योग्य जो जल है वो गुणों के बारे में, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पीने जल योग्य किसके क्या गुण हैं? पहला इसके अंदर है जल गंधहीन, कण रहित, निर्मल, स्वच्छ व पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए। गंधहीन होना चाहिए, कण रहित होना चाहिए, निर्मल, स्वच्छ व पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए। पीने योग्य जल का पीएच संतुलित अर्थात 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जल में प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल में प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? घुली भी होनी चाहिए। फोर्थ है जल में कोई सूक्ष्म जीव, वनस्पति आदि नहीं होना चाहिए। जल में कोई सूक्ष्म जीव, वनस्पति आदि गुण नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी दुष्प्रभाव। अब देखो जो जल है वो दुष्प्रभाव कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दूषित जल के जो दुष्प्रभाव है उसके ऊपर बारे में बात करते हैं। क्या होता है? दूषित जल के सेवन से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये बीमारियां पानी में रहने वाले, ये बीमारियां जो है उत्पन्न तो हो जाती हैं, पर ये जो बीमारियां हैं पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। जो छोटे जीव होते हैं जो पानी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर वो क्या कहते हैं, हैजा है, पैचिस है जैसी बीमारियाँ क्या होती हैं, हो जाती हैं। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, प्लेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। राजस्थान में गंदे पानी की वजह से एक नारू रोग फैला था। यदि आपको पता हो तो राजस्थान में गंदे पानी से क्या फैला था? एक नारू रोग फैला था। अब इसे जैसे बाला भी बोलते हैं, इसे बाला है या नारू रोग। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक जो आपको मैंने एक नीचे एक अंडरलाइन किया हुआ बॉक्स जो दिख रहा है उसके बारे में ध्यान रखना, ये क्या होता है। ये ऐसे मैंने कोई नहीं बनाया, इसको थोड़ा ध्यान रखना। नारू रोग का जो रोगजनक होता है इसे क्या बोलता है? ड्रैकनकुल्स मेडिनेसिस। क्या बोलते हैं? ड्रैकनकुल्स मेडिनेसिस। और नीचे लिखा मैंने जय माता दी। अब इसका अर्थ बताना कि जय माता दी मैंने क्यों लिखा है वो भी आप मेरे को बताना, ठीक है ना। और सभी को जय माता दी। नारू रोगजनक का जो रोगजनक होता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में पूछा भी गया है ये। तो ड्रैकनकुल्स मेडिनेसिस। उसके बाद हम बात करते हैं शरीर भार का सूचकांक। अब शरीर भार का जो सूचकांक है जिसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसे BMI से भी बता सकते हैं। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो शरीर भार का जो सूचकांक है उसको क्या बोलते हैं? BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। अब ये क्या होता है? शरीर भार सूचकांक वह मूल्य है जिसकी गणना किसी व्यक्ति के वजन और लंबाई की जाती है। वहाँ पे क्या व्यक्ति का एक तो वजन होना चाहिए और उसकी लंबाई, वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन में उसकी लंबाई के वर्ग से भाग देकर प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? शरीर भार सूचकांक कहलाता है। बात समझ गए होंगे आप? वर्ग करके और भाग देकर जो प्राप्त किया जाता है उसे हम बोलते हैं शरीर भार का सूचकांक। अब जो प्रमुख BMI के जो मूल्य निम्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले कम वजन। कम वजन कितना? 18.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से कम। सामान्य वजन के अंदर आपको दे रखा है, यहाँ पे 4 चीज़ें आपको बताई गई। तो कम वजन का तो है 18.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से कम। सामान्य वजन जो होना चाहिए 18.5 से लगा के 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अधिक वजन 25 से 30 किलोग्राम
प्रति मीटर स्क्वायर। मोटापा 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से क्या है, अधिक है। तो हमने 4 वजनों के बारे में बताया। मोटापा, अब देखो मोटापा जो है वो क्या होना चाहिए, 30 किलोग्राम प्रति मीटर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अगली बात, रक्तचाप, जैसे बीपी भी बोलते हैं। अब ये रक्तचाप क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। रक्तवाहिनियों से में बहते रक्त द्वारा, रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या बोलते हैं, रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप क्या होता है, रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, हम रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, वाहिनियों पे दीवार डालेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप कहते हैं। अब रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रक्तचापी मापी या स्पाइगनोमीटर भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार भी प्रश्न इसका आया हुआ है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। ठीक है, ध्यान रखना, रक्तचाप मापी या स्पाइगनोमीटर। अब 1733 में स्टीफन हेल्स एक वैज्ञानिक था, ने पहली बार रक्तचाप को कहाँ प्रदर्शित किया, घोड़ों पे मापा। उन्होंने क्या किया, उसके बाद में 1983 में काफलेन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने रक्तचाप को क्या किया, परिभाषित किया। ठीक है, इन दो बातों के ऊपर ध्यान रखना है आपको। अब 2 प्रकार के होते हैं रक्तचाप, एक तो होता है निम्न रक्तचाप, एक होता है उच्च रक्तचाप। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न रक्तचाप के बारे में। ये निम्न रक्तचाप क्या होता है, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण को या संकेत दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निम्न रक्तचाप कहते हैं। अब निम्न रक्तचाप जो होते हैं उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे जैसी इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं। यदि निम्न रक्तचाप लगातार रहने लग जाता है तब यह अंग में स्थायी रूप से क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप के बारे में। जब किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 140 से अधिक और डायस्टोलिक रक्तचाप 90 से अधिक रहने लगे तब इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे उच्च रक्तचाप के जो कारण होते हैं वो क्या होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो उच्च रक्तचाप के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे चिंता, तनाव, गुस्सा, ईर्ष्या से भरी भागदौड़ वाली जीवनचर्या, ये उच्च रक्तचाप के जो हैं वो क्या हैं, कारण हैं। अधिक चिकनाई युक्त भोजन, फास्ट फूड अधिक भोजन व मोटापा, ठीक है, इसका कारण होता है। तो आई होप दोस्तों आप ये चीज़ अच्छी तरीके से नोट से समझ चुके होंगे। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट को लेके, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।